अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आप में से कुछ लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचान गए होंगे, एंड फॉर अदर्स लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। I'm Hajra Arooj, currently admitted in Rawalpindi Medical University. I appeared in NMD CAT test 2021 and got 182 marks out of 210. Previously, I had 1075 marks out of 1100 in metric and 1085 marks out of 1100 in FSC. I also gave NUMS test and got 135 marks out of 150, due to which I had an aggregate of 92.1061% in government sector and 90.2% in AMC. I was admitted both in AMC and FMDC as well, along with all other government institutes of Punjab except KEI, but I chose RMU due to some of my personal preferences. So, ladies and gentlemen, as we proceed later on in this video, we will discuss all of the important guidelines, including tips and tricks for FSC, MDCAT, and NUMS. But foremost thing which I would like to clear among you all is never pay heed to the rumors. 2021 में भी टेस्ट फिजिकल से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था, और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि एक यूनानिमस टेस्ट नहीं था, बल्कि एवरी सिंगल पर्सन वाज रिसीविंग अ डिफरेंट टेस्ट इवन इन द सेम शिफ्ट। इस वजह से एक अनसर्टेनिटी थी, एनजाइटी और पैनिक क्रिएट हो गया था स्टूडेंट्स के अंदर। लोग जो थे वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे झूठी सच्ची कुछ भी पोस्ट लगा रहे थे कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, जो है हमारी आंसर कीज़ गलत हैं, क्वेश्चन स्किप करने से वो मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, हमारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है टाइम से पहले ही, उनके इंटरनेट का इशू है, ये है वो है, और भी बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, और ये वो। इस वजह से जो इतने लाइक बचे थे जिनका एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का था, उन सब का कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो गया था कि वो लोग अच्छी तरह से परफॉर्म ही नहीं कर सके, और टेस्ट सेंटर में जाके ऑलरेडी इन सारी बातों की वजह से उनका माइंड इतना ख़राब हो चुका था कि उन्हें पहले ही लग रहा था कि ठीक है अब हम नहीं कर सकते और हमारा एडमिशन नहीं होगा। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू हैव टू बिलीव इन अल्लाह की। अगर आपने मेहनत कर ली है और अभी आपने अल्लाह से दुआ भी कर ली है, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा, एंड यू विल डेफिनेटली डू इट नो मैटर वट एवर द सर्कमस्टांसेज आर। स्टिल इस साल एडमिशन होंगे, स्टिल इस साल कुछ ना कुछ लोगों के नंबर आएंगे जिनके लिए उनके मेडिकल सीट्स में एडमिशन कन्फर्म होगा। सो यू कैन ऑल्सो बी अमंग दैम। सो इसलिए बस आपने क्या करना है, खुद पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, मेहनत करनी है, और अपने कॉन्फिडेंस को स्पेशली लास्ट डेज के अंदर शैटर नहीं होने देना। First of all, I want to talk about MDCAT. And my tip number one to all the MDCAT aspirants is MDCAT is a marathon, not a race. हमारे जो भी टीचर्स थे वो हमें ये समझाते रहे कि आप लोगों ने इस बात को रियलाइज़ करना है। एफएससी और मैट्रिक के अंदर ऐसा चल जाता था कि आपने एक हफ़्ता नहीं पढ़ा या बीच में एक आध महीना नहीं पढ़ा, एंड आपने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और इट वर्क्स, आपके एंड पे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बट MDCAT के अंदर ये स्ट्रेटजी टोटली फेल हो जाती है, एंड आई फाउंड इट रियली अ यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस। क्योंकि MDCAT में यू हैव टू कवर मल्टीपल बुक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम वर्सेटाइल सोर्सेज। इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, आपको एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा एजाइल होना पड़ता है, ज़्यादा एजाइल होना पड़ता है। इसलिए यू हैव टू डू समथिंग ऑन डेली बेसिस। आपने अपने दिन में इतना काम ज़रूर करना है कि रात को आपको सेटिस्फेक्शन हो कि यस यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग वर्थी इन योर रिजल्ट्स। आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया इतनी आपको उम्मीद है कि ठीक है, इसकी वजह से आपके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर पड़ा है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है आज के दिन में। अगर आप काम को पाइल अप करते रहेंगे तो उस वजह से उसको एंड पे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस। Tip number two is that set a timetable and schedule according to your own nature. आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, उनके टाइम टेबल को, उनके स्केड्यूल को देख के सीख सकते हैं, लेकिन एंड पे आपके पास अपनी एक स्ट्रेटजी लाजमी हो। आपको पता हो कि आपने इतने टाइम स्पेन के अंदर फर्स्ट गो में सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपने कौन सी की बुक्स यूज़ करनी है, आपने कौन सी प्रैक्टिस बुक्स देनी है, आपने कौन से बोर्ड की बुक्स को रीड करना है, कौन कौन सी अकेडमीज़ के टेस्ट सॉल्व करने हैं, कहाँ से लेक्चर लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी क्लियर हो, जो भी आपने डिसाइड किया अपने सीनियर से डिस्कस करके, वीडियोज़ देख के और वट, लेकिन एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में फिक्स हो स्टार्टिंग में। फिर फर्दर ऑन जाके आपको पता हो कि ठीक है इतने टाइम स्पैन के अंदर मुझे फर्स्ट को में कवर करना है, इतने टाइम स्पैन के अंदर मुझे सेकंड टाइम रिवीजन करनी है, और फिर थर्ड टाइम मैंने सिलेबस को इस टाइम स्पैन के अंदर कवर करना है। इस तरह की एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में पिन पॉइंट हुई हो। Tip number three is that use versatile sources and practice as much as you can. Remember as much as you can. तो बच्चे जो पूछ रहे होते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस बुक्स को कंसल्ट करें और कौन से बोर्ड की बुक्स को पढ़ें, तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्टिंगली जो है अपने बोर्ड की बुक को पढ़ें, देन उसके बाद जितने ज़्यादा बोर्ड की बुक्स को पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली उनको कंसल्ट करें। इसी तरह सबसे पहले आप वेल नोन अकेडमीज़ हैं, लाइक जो किप्स है, स्टेप्स है, स्टार्स है, उसके अलावा नियर पेयर वगैरह, तो इस तरह की जो भी वेल नोन अकेडमीज़ हैं, पहले आप उनके टेस्ट को, उनकी जो प्रैक्टिस मटीरियल है उसको यूटिलाइज़ करें। उसके बाद जाके
जो 2021 के पास पेपर्स हैं, लाइक जो भी बच्चों ने बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जिनका टेस्ट था, इवन हर टाइम पे भी बच्चों के टेस्ट में डिफरेंट एमसीक्यूज आ रहे थे, उनमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे, तो वो वाइज गॉट एसकेएन अकेडमी इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, यू शुड गो फॉर यूटिलाइजिंग देम। फर्दर मोर जो पीएमसी ने हमारी दफ़ा 36 पेड टेस्ट जो थे इशू किए थे, 6 बंडल्स थे। इसी तरह के अगर कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल अभी आपकी बारी आता है तो भी उसको लाजमी यूटिलाइज़ करें, इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल। टिप नंबर 4 इज़ ट्राई टू शॉर्ट लिस्ट योर मटीरियल, क्योंकि जब लास्ट के डेज चल रहे होते हैं, लास्ट एक वीक होता है, तो उस टाइम पे ही आपको सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होता है और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ें और कौन से चैप्टर को नहीं। सो जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपने अपने मटीरियल को शॉर्ट लिस्ट किया हो, या तो आप उसको हाईलाइट कर लें, किसी स्टिकी नोट्स पे आपने इंपॉर्टेंट बातें लिखी हो, कोई नोट्स बनाए हो या जिस तरह भी यू वुड वांट, तो उस तरह से आप अपने लिए जो भी चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, इधर न्यूमेरिकल्स, फार्मूलाज, ग्राफ्स, डायग्राम्स या कोई डेफिनेशंस हैं बायो की, फाइलम्स का चैप्टर या कोई रिएक्शन है, कंडीशंस और कुछ भी, एनीथिंग व्हिच यू थिंक ये आपके लिए डिफिकल्ट और आपको इन टाइम तक भूल जाएगी, डू शॉर्ट लिस्ट इट ईदर इन योर रजिस्टर और ऑन बुक इन एनी फॉर्म यू वुड लव टू। टिप नंबर 5 इज मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। बच्चे 10 to 12 आवर्स सेल्फ स्टडी को दे रहे होते हैं, अपने लेक्चर्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन एब्सेंट माइंडेडली, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखें, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, इधर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो सकती हैं या फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी से भी रिलेटेड बहुत सारे मसले होते हैं। इधर इट कैन बी एन इमोशनल क्राइसिस और अ फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी को दोस्तों का मसला हो सकता है, किसी को घर वालों का मसला हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं जो कि मैंने भी फेस की और आप लोग भी बहुत सारी फेस कर रहे होंगे, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हम अपने एम से पीछे हट जाएं। ये सारी वो मुश्किलात है जो हमसे आगे जाने वाले लोग भी फेस करके अपने ड्रीम तक पहुंच गए, उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया है। सो वाई कांट वी कैन ऑल्सो डू इट। जब पढ़ाई की बात आए तो आप पढ़ने बैठें तो इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रखें और अपनी पढ़ाई के बारे में परसिस्टेंट रहें और डिटर्मिनेशन के साथ जो आप करना चाहते हैं वो करें। अगर आप पढ़ाई के दौरान इन सारी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में घुमाते रहेंगे और ये भी सोचते रहेंगे कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, तो आप पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। जब पढ़ें तो होली एंड सोली आपका सारा के सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ हो। Mainly, we have discussed all of the important points, but now we should move to tip number 6, that is how to tackle system related issues. एक बहुत बड़ी र्यूमर जो सर्कुलेट करी थी वो ये थी कि पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं। सो आई फाउंड इट रियली रियली वेरी ट्रू। अगर ये कहा जाए कि मेरे पेपर के अंदर 15 to 20% आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए थे तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पीएमसी की कोर्स आउटलाइन से आउट थे, उनके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं वो एफएससी सिलेबस से कोरिलेट कर रहे थे। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ कि कोरिलेट कर रहे थे, डायरेक्टली एफएससी सिलेबस से भी नहीं थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने कोविड की वजह से, स्मार्ट सिलेबस रिड्यूस हो जाने की वजह से हमने नहीं पढ़ी थी। अगर वो चीज़ें हमने पढ़ी होती और वो कॉन्सेप्ट्स हमने लिए होते, उसके बाद पीएमसी के सिलेबस के साथ स्टिक करके रहने की बजाय हमने फर्स्ट ईयर की जो पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में आहिस्ता-आहिस्ता भूल गई थी, उनको भी देखा होता, तो कहीं न कहीं एक पॉसिबिलिटी थी कि हम उनको अटेम्प्ट कर लेते। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम हो पीएमसी के सिलेबस को कवर करने के बाद, तो यू शुड गो फॉर प्रिपेयरिंग द होल एफएससी सिलेबस। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चंस को स्किप करने की, तो आई स्किप्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और इन शॉर्ट अगर वो सारे के सारे स्किप्ड क्वेश्चंस के मार्क्स ना लगे होते तो मेरा इतना स्कोर ना बना होता जितना अब है। सो आई वुड से कि आप क्वेश्चन स्किप कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आंसर्स को चेंज करना अवॉइड करें, क्योंकि मेरी जो दोस्तों ने मुझसे पहले उनका टेस्ट हुआ था उन्होंने मुझे बताया था कि आंसर को चेंज करने के बाद जो हम बाद वाला आंसर सेलेक्ट कर रहे होते हैं लाजमी नहीं है कि वो कंसिडर हो, इस वजह से उनके मार्क्स कम आए थे। सो आई अवॉइडेड इट माई सेल्फ। मैंने सिर्फ 2-3 के ही आंसर चेंज किए थे, वो भी जो गलती से सिलेक्ट हो गया था, वरना स्किप था क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे श्योर नहीं था और फिर लास्ट में मैंने जो भी सोच समझ के करना था वही किया था। सिर्फ 1-2 में जो था वो गलती से लग गया था, तो इस वजह से उसे चेंज करना पड़ा था। पहले भी बबल शीट होती थी तो यही होता था, तो इस वजह से इट्स नॉट अ बिग डील, आप एक ही दफ़ा सोच समझ के आंसर करें। सो एफएससी के स्टूडेंट्स को आई वुड जस्ट एडवाइस कि वर्क हार्ड, बिकॉज एफएससी के मार्क्स की वर्थ के अलावा जो कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग आप एफएससी में क्रिएट कर लेते हैं उसकी भी अपनी ही एक वैल्यू होती है। एमडी कैट के अंदर चीज़ें आपको जल्दी जल्दी कवर करनी होती है, तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होता है, बट कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से नए सिरे से बिल्डअप करके फिर प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिलता, एटलीस्ट फ्रेशर्स के पास ये टाइम नहीं होता। सो यू शुड यूटिलाइज योर एफएससी टाइम इन अ वेरी गुड वे। आपको कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहिए, और बाकी एफएससी के पेपर्स की बात कीजिए तो उनके अंदर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अपनी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा काम करें। उसके अलावा एफएससी के अंदर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो कि लॉन्ग के लिए टारगेटेड होते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए। सो इस तरह के टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दें और एफएससी की जो भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको अपने दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करें और कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।
एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट नम्स टेस्ट, तो नम्स के टेस्ट जो था वो बहुत ही ईजी था, काफ़ी सेटल्ड वे में था और कोई भी चीज़ जो थी वो आउट ऑफ कोर्स नहीं आई हुई थी। काफ़ी एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल सा पेपर था, इसके अंदर सब चीज़ें जो थी वो वेल मैनर्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज थी। मेरे मार्क्स 135 इसलिए आए क्योंकि मैंने उसकी कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। मेरा जो एमडी कैट का टेस्ट था वो 28 सितंबर को था, उसके बाद मेरे पास 3-4 दिन थे नम्स की तैयारी के लिए। लेकिन बीच में रिज़ल्ट आ गया एमडी कैट का और फिर साथ ही जो था वो बोर्ड का एफएससी का रिज़ल्ट भी आ गया, तो थोड़ी-सी टेंशन जो थी वो उधर डाइवर्ट होगी और बाकी इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे नम्स कैडेट में, तो इस वजह से मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी उसकी, सिर्फ 1-2 नम्स के पास पेपर सॉल्व किए थे एंड आई वेंट फॉर गिविंग द नम्स टेस्ट। इस वजह से स्टिल आई स्कोर्ड 135 मार्क्स व्हिच इज़ अ ग्रेट डील। और नम्स का टेस्ट ईज़ी था, उसके लिए सिर्फ आपने फेडरल की बुक पढ़ ली, इट्स इनफ। Thank you so much, everyone. If you still have any query, you can ask down below in the comments, or you can also contact me on my Instagram or my YouTube channel as well. Link is down below in the description box. Thank you so much. Allah Hafiz.